Hello students, welcome to the second part of the chapter social and political movements. Okay, so in this part we will discuss about important movements in India like tribal movement, farmers movement, labor movement, women's movement, environment movement and consumer movement. Okay, so let's begin with this part. First, tribal movement. Okay, in the pre-independence period, the British government deprived tribal people of their right to livelihood on forest resources. See, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, आदिवासी लोग जो होते हैं, तो उनका जो है पहले के टाइम पे मीन्स एंशियंट टाइम पे लाइवलीहुड जो होता था उनका वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड होता था. ओके, तो लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? जीविका. जैसे हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो हमारे जीने का जो सोर्स है क्या है? फूड है. ठीक ठीक है, तो वैसे ही जो आदिवासीज होते थे, अब तो मतलब मॉडर्न टाइम्स में आदिवासीज भी अपने आप को डेवलप कर ले गए. ठीक है, उनको रहने के लिए घर होता है. जैसे हमें जो है सोर्सेज ऑफ इनकम है हमारे पास, वैसे उनके पास भी होता है. लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करता था. पहले जो ट्राइबल पीपल होते थे वो उनका लाइवलीहुड जो होता था वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होता था, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे. ठीक है, वहीं से मतलब उनकी जीविका चलती थी. लेकिन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड यानी हमारे कंट्री को जब इंडिपेंडेंस नहीं मिला था तब किसका रूल था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राइबल पीपल से उनका वो राइट यानी राइट टू लाइवलीहुड वो छीन लिया था. ओके, एंड देयर वाज अ ट्राइबल अपराइजिंग इन कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर. छोटा नागपुर कहाँ पे? झारखंड में. ओके, तो इसके वजह से यानी जब उनकी जीविका छीन ली गई, उनका लाइवलीहुड जो है, लाइवलीहुड का जो अधिकार उनको दिया गया था कि उन लाइवलीहुड उनका जो है वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड था. लेकिन फॉरेस्ट रिसोर्सेज को ब्रिटिश ने यूज़ करने से मना कर दिया. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन यानी उस पर रुकावट डाल दी, जिसकी वजह से मीन्स ये जितने भी मतलब जो जो एरियाज है, जैसे कि हमने देखा कि छोटा नागपुर से कोलम, ठीक है, ये जाति है, आदिवासी की जाति है. गोंड फ्रॉम ओडिशा, कोली, भीला एंड रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र, सांथल एंड म्युंडा फ्रॉम बिहार. तो ये जो है आदिवासी की जाति है जो हम अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं. तो इनका अपराइजिंग हुआ, ट्राइबल अपराइजिंग यानी ये जब इनका लाइवलीहुड रोक दिया गया, इसमें रुकावट लगा दी गई, तब ये आक्रोश में आ गए, ब्रिटिश के खिलाफ ये आक्रोश में आ गए. ठीक है, मतलब गुस्सा हो जाना. ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने जो है वेरियस रीजन से मूवमेंट स्टार्ट किया. किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ. ओके, द ट्राइबल स्ट्रगल हैज़ कंटिन्यूड सिंस दोज ईयर्स. मीन्स उस टाइम पे ट्राइबल का स्ट्रगल जो है कंटिन्यूस चलता रहता था. ठीक है, ट्राइबल्स इन इंडिया फेस सेवरल प्रॉब्लम्स. इंडिया में मीन्स हमारे कंट्री में जो ट्राइबल्स होते हैं वो सेवरल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. पर ये जो कंडीशन है मीन्स ट्राइबल्स को सेवरल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ये कंडीशन उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा था. ठीक है, अब कम हो गया है, अब रिड्यूस हो गया है. ओके, वन मेजर प्रॉब्लम इज दैट दे आर डिनाइड राइट ओवर फॉरेस्ट. सी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका क्या हुआ करता था कि अभी हमने देखा कि उनका जो लाइवलीहुड है वो किस पे डिपेंड होता है? फॉरेस्ट रिसोर्सेज. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो अधिकार ट्राइबल पीपल से छीन लिया था. ओके, तो ये मेजर प्रॉब्लम था उस टाइम का, ये मेजर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो ट्राइबल पीपल से उनके अधिकार छीन लिए गए थे. ओके, एंड द मेन डिमांड ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट इज टू एक्सेप्ट देयर राइट ओवर फॉरेस्ट. और उन्होंने जो है वेरियस स्टेट से, वेरियस रीजन से जो मूवमेंट स्टार्ट किया, तो वो उनका मेन डिमांड क्या था कि गवर्नमेंट को उनके अधिकार जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए. ठीक है, एक्सेप्ट करना ही होगा. क्या दिया है? द मेन डिमांड ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट इज टू एक्सेप्ट देयर राइट ओवर फॉरेस्ट. क्योंकि वो अधिकार गवर्नमेंट ने उनको दिया था कि उनको जो है फॉरेस्ट पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो होते हैं उस पर उनका अधिकार है. ठीक है, वो चाहे तो फॉरेस्ट एरिया में जंगल में भी कुछ ज़मीन पे जो है लैंड एरिया कवर करके उस वहाँ पे प्लांट्स वगैरह कट करके उस पर एग्रीकल्चर भी कर सकते थे. ओके, खेती भी कर सकते थे, यहाँ तक कि उनको राइट दिया गया था. लेकिन जब ब्रिटिश का रूल हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अधिकार उनसे छीन लिए.
और इसीलिए ट्राइबल पीपल ने क्या स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। अपने डिमांड्स को पूरा कराने के लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। ओके, दे शुड बी अलाउड टू कलेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट। और उन्होंने मतलब ये मूवमेंट जो स्टार्ट किया था, इसके पीछे और भी क्या मीन्स मेन डिमांड और एम था कि उन्हें जो है अलाउ करना चाहिए कि वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो शुड हैव अ राइट टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड। ओके, और ये भी अधिकार देना चाहिए उन्हें, ये भी अधिकार मिलना चाहिए कि वो फॉरेस्ट लैंड पे जो है कल्टीवेट कर सके। ओके, कल्टीवेट करना मतलब खेती कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट। हमारे कंट्री में जो है फार्मर्स मूवमेंट आज भी हो रहा है किसी किसी प्लेस पे, तो हमारे कंट्री के लिए फार्मर्स मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट माना गया है। ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड फार्मर्स स्टार्टेड गेटिंग ऑर्गेनाइज ड्यू टू एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। सी, ब्रिटिश पीरियड में फार्मर्स ने बहुत सारे मूवमेंट्स किए थे। क्यों किए थे? जैसे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई हमारे कंट्री में और उन्होंने कॉलोनी सेटअप किया, हमारे कंट्री को अपने कंट्रोल में किया, ठीक है, हमें गुलाम बनाया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे पॉलिसीज़, हमारे कंट्री के सारे पॉलिसीज़ चेंज कर दिए थे, ठीक है। और जैसे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम ये भी चेंज किया था, और जैसे टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने का जो सिस्टम था ये भी चेंज कर दिया। तो ब्रिटिश रूल से पहले जो है हमारे कंट्री पे और भी बहुत सारे लोगों ने रूल किया था, लेकिन रूल भले ही किया था पर जो पॉलिसीज़ थी, जो सिस्टम्स थे, उसको चेंज नहीं किया था। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने सारे पॉलिसीज़ चेंज कर दिए। पहले कैसा होता था कि ब्रिटिश के पहले जिन्होंने रूल किया था तो फार्मर्स से जो है टैक्स के फॉर्म में वो क्या लेते थे, अनाज लेते थे, क्रॉप्स लेते थे, ठीक है, फसल ले लेते थे या फिर अनाज ले लेते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आई, ब्रिटिश ने जब रूल किया हमारे कंट्री पे, तो वो फार्मर से ज़बरदस्ती टैक्स के फॉर्म में कैश ही लेते थे, ठीक है। उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, एक नई पॉलिसी बनाई। और अगर बाई चांस किसी सीज़न में अगर फसल अच्छी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी फार्मर्स को जो है टैक्स पे ही करना पड़ता था, वो भी अनाज के रूप में नहीं, उनको ब्रिटिश को कैश ही चाहिए होता था। तो ऐसे कंडीशन पे फार्मर्स को जो है अपने ज़मीन या फिर घर या फिर उनके पास जो प्रॉपर्टी होती थी, तो कैश पे करने के लिए उसको वो गिरवी रख देते थे, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स के पास, लैंड ओनर्स जो होते थे, ज़मींदार जो होते थे, उनके पास वो अपनी ज़मीन को गिरवी रख देते थे ताकि वो ब्रिटिश को जो है एज ए टैक्स जो है कैश दे सके। और ऐसा भी कंडीशन हो जाता था कि फार्मर्स जो है वो बैंकरप्ट हो जाते थे, यानी कर्जे में डूब जाते थे, ठीक है। और लास्ट में जो है जब वो मतलब जो अपनी ज़मीन गिरवी रखते थे लैंड ओनर्स के पास में, लैंडलॉर्ड्स के पास में, और लास्ट में क्या होता था कि जब वो कर्जा नहीं चुका पाते थे उनको, तो वो ज़मीन जो है ज़मींदार की हो जाती थी। ओके, तो ऐसा सब कंडीशन था पहले। इसके लिए जो है फार्मर्स ने मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी। ओके, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन बारदोली, चंपारण्य एंड मूवमेंट्स अगेंस्ट रेवेन्यू कलेक्शन। यू मस्ट बी अवेयर, यानी आपको फार्मर्स मूवमेंट के बारे में पता होगा। कैसे 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको पता होगा कि फार्मर्स मूवमेंट कहाँ कहाँ हुए थे, बरदोली, चंपारण्य एंड मूवमेंट्स अगेंस्ट रेवेन्यू कलेक्शन। ओके, रेवेन्यू मीन्स इनकम। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जब ब्रिटिश ने रूल किया हमारे कंट्री पे, तो वो टैक्स के फॉर्म में जो है कैश लेते थे ज़बरदस्ती। ओके, उनको क्रॉप्स या फिर अनाज नहीं चाहिए होता था, ठीक है। नेक्स्ट, द फार्मर्स मूवमेंट्स वर इंस्पायर्ड बाय द थॉट्स ऑफ महात्मा फुले, जस्टिस रानडे एंड महात्मा गांधी। और ये फार्मर्स मूवमेंट्स, फार्मर्स ने जितने भी मूवमेंट्स किए, ये सारे मूवमेंट्स जो है किससे इंस्पायर्ड हुए थे? महात्मा फुले, जस्टिस रानडे और महात्मा गांधी के सोच से। ओके, उनके थॉट्स से। ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू सम रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर
ड्यू टू सम रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब क्या, सुधार, मीन्स एग्रीकल्चर में कुछ सुधार होने की वजह से, जैसे कि क्या दिया है, टेनेंसी लॉज, ओके, लॉज रिलेटिंग अ, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो टिल्टिंग दिया है एक्चुअली ये टिल्टिंग नहीं आएगा, टाइटलिंग आएगा, ओके, स्पेलिंग क्या आएगी, TITLING, ओके, टाइटलिंग ऑफ द लैंड एट्सेट्रा, ओके। तो लॉज रिलेटिंग टू टाइटलिंग ऑफ द लैंड क्या होता है, जैसे कि लैंड ओनर रहते हैं तो पर्टिकुलर ज़मीन जो है पहले से उनके पास होती है, ठीक है, उनकी होती है, उनके नाम पे होती है, जो ज़मींदार होते हैं तो जैसे लैंड है तो वो उनकी ही होती है, उनके नाम पे होती है। लेकिन यहाँ पे लॉज रिलेटिंग टू टाइटलिंग ऑफ द लैंड का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हम किसी ज़मीन पे जो है खेती कर रहे हैं, मीन्स वो खेती करते करते बहुत साल बीत गए, वो ज़मीन हमारी नहीं है लेकिन हम उस पर खेती कर रहे हैं और खेती करते करते जो है 20-25 साल बीत गए, तो अपने आप जो है वो ज़मीन जो है जो उस पर खेती कर रहा है उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो उसको ही क्या कहा गया है, लॉज रिलेटिंग टू टाइटलिंग ऑफ द लैंड, ओके। तो ऐसे ही रिफॉर्म्स यानी एग्रीकल्चर्स में ऐसे ही कुछ सुधार हुए, ठीक है, एंड द फार्मर्स मूवमेंट स्लोड डाउन, और यही सुधार के वजह से यानी एग्रीकल्चर में जो सुधार हुए तो इसी सुधार के वजह से क्या हुआ, फार्मर्स मूवमेंट धीरे धीरे क्या हो गया, स्लो हो गया, ओके। नेक्स्ट, आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द फार्मर्स मूवमेंट बिकेम मोर एक्टिव एंड इफेक्टिव। सी, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो फार्मर्स मूवमेंट जो है वो और भी ज़्यादा एक्टिव और इफेक्टिव बना, ठीक है। दो ग्रीन रिवॉल्यूशन एम्ड एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, इट डिड नॉट बेनिफिट द पुअर फार्मर्स। सी, ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के बाद भी फार्मर्स का मूवमेंट और भी ज़्यादा एक्टिव और इफेक्टिव क्यों बना, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों किया गया था, उसका मेन एम तो यही था कि अपने कंट्री में जो है फूड प्रोडक्शन जो है इंक्रीज किया जाए, ठीक है, अपने कंट्री में फूड प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए ताकि अपनी कंट्री फूड के लिए किसी और कंट्री पे जो है डिपेंड ना रहे, ठीक है, सेल्फ डिपेंड बने। लेकिन फिर भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भी फार्मर्स का मूवमेंट जो है और भी ज़्यादा एक्टिव और इफेक्टिव बन गया, क्यों, उसका रीज़न ये है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ उसका जो बेनिफिट है वो पुअर फार्मर्स को नहीं मिला, ओके। क्या रीज़न है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट पुअर फार्मर्स को नहीं मिला, ओके। एंड द फार्मर्स वर नाउ डिवाइडेड इनटू रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स। और जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, मीन्स ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब क्या, अपने कंट्री में फूड ग्रेन्स को मतलब फूड प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होने लगा, और जिस रीज़न क्या था, ताकि जो है अपनी कंट्री सेल्फ डिपेंड बने, ओके, फूड के लिए, अनाज के लिए जो है दूसरे कंट्री पे डिपेंड ना हो। लेकिन इसका तो पुअर को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो डिवाइड हो गए, किसमें, जैसे कि रिच फार्मर्स का एक अलग ग्रुप बन गया और पुअर फार्मर्स का अलग ग्रुप, ओके। डिससैटिस्फैक्शन अमंग द पुअर फार्मर्स लेड टू द बिगनिंग ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। अब पुअर फार्मर्स के मन में जो है, पुअर फार्मर्स के बीच में डिससैटिस्फैक्शन हुआ, मीन्स वो संतुष्ट नहीं थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से संतुष्ट नहीं थे, क्यों, क्योंकि उससे उनको कोई फायदा नहीं नजर आ रहा था, ठीक है। और इसकी वजह से पुअर फार्मर्स ने मिलके जो है मूवमेंट स्टार्ट किया। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब उनके डिमांड्स क्या थे, जो पुअर फार्मर्स ने मूवमेंट स्टार्ट किया तो हम देखेंगे कि उनके डिमांड्स क्या क्या थे, ठीक है। तो फर्स्ट है एप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, यानी उचित दाम लगाना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए उचित दाम लगाना, ठीक है, उसको एप्रोप्रिएट प्राइस बोलेंगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री। उनका कहना ये था कि एग्रीकल्चर यानी खेती को भी इंडस्ट्री जैसा ही ट्रीट करो, ओके। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वामीनाथन कमीशन, मीन्स थर्ड डिमांड उनका ये था कि स्वामीनाथन कमीशन जो सेटअप हुआ था और स्वामीनाथन कमीशन ने जो प्रपोजल रखा था, ओके, रिकमेंडेशंस मीन्स प्रपोजल, जो प्रस्ताव रखा था उसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो का मतलब वर्क में लाओ, ठीक है। नेक्स्ट मीन्स उसके ऊपर वर्क करो, स्वामीनाथन कमीशन का जो प्रपोजल है उसको वर्क में लाओ, उसके ऊपर वर्क करो, ठीक है।
नेक्स्ट है डेब्ट रिलीफ। डेब्ट मतलब क्या होगा, कर्जा। मीन्स अगर फार्मर्स ने कुछ लोन लिया है या फिर कर्जा लिया है तो उसको क्या करो, रिलीफ यानी थोड़ा सा छूट दे दो। जैसे कि अगर लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट को माफ़ कर दो, थोड़ा सा लोन में भी छूट दे दो। जैसे 50,000 का अगर लोन लिया है तो उसमें से जो है इंटरेस्ट तो माफ़ी कर दो, और प्लस जो है 10-20,000 या फिर 15,000 जो है, या फिर 5,000 थोड़ा सा लोन में भी छूट दे दो। ओके, तो उसको डेब्ट रिलीफ कहा जाएगा। या फिर उन्होंने ये भी डिमांड किया, अगर ज़्यादा कर्जा है, डेब्ट कैंसिलेशन, तो कर्जे को पूरा कैंसिल ही कर दो, माफ़ कर दो। ठीक है। नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर, यानी खेती के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी नेशनल पॉलिसी होना चाहिए, आर सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट। और ये जो हमने एग्जाम्पल देखे डिमांड, ये डिमांड्स ऐसे बहुत सारे डिमांड्स थे फार्मर्स मूवमेंट के। ठीक है। फर्स्ट वन क्या, एप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सेकेंड, एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री, मीन्स एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री जैसा ट्रीट करो। और स्वामीनाथन कमीशन का जो प्रपोजल है, रिकमेंडेशंस है, उसको इम्प्लीमेंट करो। डेब्ट रिलीफ दो, यानी कर्जे में थोड़ा छूट दो। डेब्ट कैंसिलेशन, यानी कर्जा पूरी तरह से माफ करो। ठीक है। और एग्रीकल्चर के लिए नेशनल पॉलिसी आर सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट। ओके। नेक्स्ट, शेतकरी संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। मीन्स हमारे कंट्री में, इंडिया में जो है कुछ फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके थ्रू फार्मर्स जो है मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शेतकरी संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा। ओके। नेक्स्ट, लेबर मूवमेंट। Labor movement in India emerged in the background of industrialization. लेबर कहाँ होते हैं, लेबर और वर्कर्स इंडस्ट्री में। तो लेबर मूवमेंट हमारे कंट्री में, लेबर मूवमेंट जो है कब इमर्ज हुआ और किसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेलवे कंपनीज वर established in India in the latter half of the 19th century. सी मीन्स 19th सेंचुरी का हाफ सेंचुरी बीतने के बाद जो है हमारे कंट्री में कौन से इंडस्ट्री सेटअप हुए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और रेलवे कंपनीज। ओके। इन 1899 रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर देयर डिमांड्स। और 1899 में रेलवे वर्कर्स जो है स्ट्राइक पे बैठे, उनके डिमांड्स के लिए, उनके कुछ डिमांड्स थे तो उसके लिए वो स्ट्राइक पे गए। However, the first organization for resolving the issues of workers was established in 1920. See, 1899 में रेलवे वर्कर्स जो है स्ट्राइक पे गए उनके डिमांड्स को पूरा कराने के लिए, और वर्कर्स के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया वो कब, 1920 में। सबसे पहले जो है कौन से वर्कर्स ने जो है अपने डिमांड्स के लिए स्ट्राइक किया, रेलवे वर्कर्स ने 1899। और ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुआ वर्कर्स का इश्यू सॉल्व करने के लिए, 1920 में। ओके। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इस ऑर्गेनाइजेशन को, मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ओके। Next, in the post-independence period, labor movement started working more effectively. यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी हमारे कंट्री को आज़ादी मिलने के बाद वर्कर्स के जो मूवमेंट थे वो और भी ज़्यादा इफेक्टिवली करके जो है स्टार्ट हुए। ओके। और भी ज़्यादा असरदायक थे, इफेक्टिव थे। ओके। एंड इन 1960s and 1970s लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज सेवरल एजिटेशंस। ओके। 1960 का जो डिकेड था और 1970 का जो डिकेड था उसमें लेबर मूवमेंट ने क्या ऑर्गेनाइज किया, सेवरल एजिटेशंस। ओके। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ फीलिंग इरिटेटेड, यानी किसी चीज़ को लेके अगर हम इरिटेट हो रहे हैं या फिर रेस्टलेस हो रहे हैं, ठीक है, कि मतलब हमारे मन में बहुत सारी बातें आ रही है, हम एकदम आक्रोश में आ रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ जो है
मीन्स हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है या फिर हमें कोई टॉर्चर कर रहा है या फिर हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है तो हम इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें आने लगती है कि कब हम उस पर हमला कर दें, कब अटैक कर दें, ठीक है। तो उसको एजिटेशन कहा जाएगा। तो 1960 और 1970 का जो डिकेड था, इसमें लेबर मूवमेंट ने क्या ऑर्गेनाइज किया, सेवरल एजिटेशंस, ठीक है। बट फ्रॉम 1980s लेबर मूवमेंट स्टार्टेड गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड। डिसइंटीग्रेटेड का मतलब क्या होगा, डिवाइड होना, पार्ट्स में बट जाना, ठीक है। लेकिन बोला है कि 1980s से मीन्स 1980s से जो है वो डिकेड से लेबर मूवमेंट जो है पार्ट्स में डिवाइड होने लगा, ओके, डिसइंटीग्रेट होने लगा। ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द लेबर मूवमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और इसका मेन रीजन क्या था कि 1980s से लेबर मूवमेंट क्यों मतलब डिसइंटीग्रेट होने लगा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन ने लेबर मूवमेंट पे जो है ग्रेट एक्सटेंट में अफेक्ट डाला, ओके। इन इंडिया वर्कर्स आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हमारे कंट्री में वर्कर्स जो है बहुत सारे जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे कि अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, ओके। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन का मतलब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब होता है, अनस्टेबल यानी जो कोई चीज़ मतलब स्टेबल नहीं होती। जैसे अगर कोई वर्कर एक जगह काम कर रहा है तो किसी न किसी रीज़न के वजह से जो है उस वर्कर को जो है उस कंपनी से, उस फैक्ट्री से या फिर इंडस्ट्री से निकाल देना, फिर बेचारा वो 15 दिन के लिए, एक हफ्ता के लिए यहाँ वहाँ भटकेगा, फिर उसको दूसरा वर्क मिलेगा, ठीक है। तो उसका जॉब जो है वो स्टेबल नहीं है। ऐसे ही प्रॉब्लम जो है वर्कर्स को फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ओके। कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो और भी मतलब ज़्यादा वर्स्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर किसी वर्कर को रखा है, अगर उससे कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ गलती हो गया तो तुरंत नौकरी से निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, मीन्स उनको फाइनेंशियली जो है वो भी सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी उनको प्रोवाइड नहीं होती, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो वर्कर फेस करते हैं। एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स, यानी बाई चांस अगर कंपनी में या फैक्ट्री में वर्कर्स को काम करते करते कुछ हो गया, जैसे कि सपोज अगर मशीन में उनका हाथ चले गया या फिर कुछ भी हो गया, तो लीगल प्रोटेक्शन जो है वर्कर्स को नहीं दिया जाता, ठीक है, उसकी भी कमी होती है, वो भी एब्सेंट होता है, ठीक है। अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, मीन्स उनका जो काम करने का जो वर्किंग मतलब जो उनका वर्किंग आवर्स होता है, जितने मतलब जैसे कि अगर उनका जो शिफ्ट है वो 12 आवर्स का है, लेकिन अनलिमिटेड, उनको ज़बरदस्ती बोल दो कि 36 आवर्स आपको काम करना है, ठीक है, तो ये अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स हुआ। एक पर्सन 36 आवर्स जो है कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर फोर्सफुली उसको बोल रहे हो कि आपको वर्क करना ही है तो ये प्रॉब्लम ही है, ठीक है, इंसान बीमार भी पड़ सकता है। नेक्स्ट वन है इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, यानी जहाँ पे वो पर्सन या फिर वर्कर काम कर रहे हैं तो वर्क प्लेस पे इनसिक्योरिटी प्रोवाइड होना, यानी सिक्योरिटी उनको कुछ मिलना ही नहीं। नेक्स्ट है हेल्थ हजार्ड्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। हमारे कंट्री में जो है वर्कर्स को बहुत सारे मीन्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि अभी हमने ये एग्जांपल्स देखे कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस अनस्टेबल होना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, ओके, एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, एंड लास्ट वन इज हेल्थ हजार्ड्स, ओके। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे कंट्री में वर्कर्स को फेस करने पड़ते हैं, ओके। नेक्स्ट वुमेन्स मूवमेंट। सी वुमेन्स जो है पहले अवेयर नहीं थी, ना ही वो एजुकेटेड हुआ करती थी, ना उनको अपने बारे में कुछ समझ थी, ठीक है। उनको मेन जो है जिस पर्सपेक्टिव से यानी जिस नज़रिए से ट्रीट करते थे वैसे वो सहती आती थी, ठीक है। उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उन पे अत्याचार होते थे, ठीक है, उनके साथ अन्याय होते रहे, जैसे कि एग्जाम्पल है सती प्रथा एंड ऑल, ठीक है। तो लेकिन वो सब कुछ सहती थी क्योंकि वो अपने बारे में इतना उनको नॉलेज नहीं होता था, एजुकेटेड वो होती ही नहीं थी, अपने बारे में वो इतना समझती नहीं थी। उनको ऐसा लगता था कि हाँ बस घर को संभालना है, फैमिली मेम्बर्स को संभालना है, सबको अच्छे से रखना है, ठीक है। सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी से रिलेटेड मैटर्स, इश्यूज क्या होते हैं, पॉलिटिक्स क्या होता है, उनको कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो उनको अवेयर कराने के लिए मीन्स उनको अवेयर कराने वाले कौन थे, कुछ प्रोग्रेसिव मैन,
ओके। मीन्स वुमेन का जो मूवमेंट हुआ उसकी शुरुआत, मतलब उसकी शुरुआत किसने की, कुछ प्रोग्रेसिव मेन ने की, वुमेन ने ही पहले नहीं की, क्योंकि वुमेन जो है अवेयर नहीं थी अपने बारे में, उनको कुछ भी नहीं पता होता था, वो सब कुछ बर्दाश्त करती थी, टॉलरेट करती थी, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोग्रेसिव मेन ने वुमेन्स के मूवमेंट को जो है इनिशिएट, यानी वुमेन्स मूवमेंट की शुरुआत की, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ओपन किया। ओके, महात्मा ज्योतिराव फुले ने क्या किया, फर्स्ट गर्ल्स के लिए जो है स्कूल ओपन किया, ठीक है। और उसमें टीचर अपनी वाइफ जो है सावित्री बाई फुले को रखा। तो ये ऐसे ही जो है धीरे धीरे जब वुमेन्स को एजुकेशन मिलने लगा, वुमेन भी जो है एजुकेटेड होने लगी, और उसके बाद में धीरे धीरे वो अवेयर होने लगी, ठीक है, जागरूक होने लगी, और उन्होंने भी जो है मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। सो इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड प्रोग्रेसिव मैन इन इंडिया इनिशिएटेड द वुमेन्स मूवमेंट, यानी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस पीरियड के पहले जो है कुछ प्रोग्रेसिव मैन ने वुमेन्स के मूवमेंट का जो है वुमेन के मूवमेंट का शुरुआत किया, ठीक है। द वुमेन्स मूवमेंट aimed at eliminating injustice against women and ending their exploitation helped them to lead a respectful life and participate actively in social life. See, जो वुमेन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसका मेन एम क्या था, एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन। एलिमिनेटिंग का मतलब क्या होगा, रिमूव करना, हटाना, यानी वुमेन के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको एलिमिनेट करना, हटाना। नेक्स्ट क्या बोला है, एंडिंग देयर एक्सप्लॉयटेशन, यानी वुमेन को जो एविल ट्रेडिशन हुआ करते थे पहले, जो हमारे इंडियन का कल्चर हुआ करता था, जो परंपरा हुआ करता था, तो उसको जो है उसके थ्रू जो है वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता था, ठीक है। तो ये सबको खत्म करना और हेल्प देम, यानी वुमेन की हेल्प करना ताकि वो भी मेन की तरह एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके, ओके। और लास्ट क्या बोला है, पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ, यानी सोसाइटी में भी जो है सोसाइटी से रिलेटेड मैटर्स इश्यूज उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। तो यही सब जो है मीन्स डिमांड्स थे और एम था वुमेन के मूवमेंट के पीछे, ठीक है। वुमेन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, उनका मीन्स वो मूवमेंट का मेन एम क्या था, जो उनके लिए जो है मीन्स उनके साथ जो इनजस्टिस होता था उसको एलिमिनेट करना, उनको जो एक्सप्लॉइट किया जाता था उसको एंड करना, और उनकी हेल्प करना ताकि वो भी जो है एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके। और लास्ट क्या है कि सोशल लाइफ में जैसे मेन जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सोशल लाइफ में, वैसे वुमेन भी कर सके, ओके। नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई रानडे took initiative in ending the practice of sati and child marriages. See, जो सती प्रैक्टिस होता था यानी जो सती प्रथा होता था पहले, और चाइल्ड मैरिजेस यानी बाल विवाह, तो इसको रोकने के लिए मीन्स इसको खत्म करने के लिए, ऐसे प्रथा ऐसे प्रैक्टिसेस को एंड करने के लिए जो है शुरुआत किसने की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि धोंडो केशव कार्वे, पंडिता रमाबाई और रमाबाई रानडे ने, ओके। रिफॉर्म्स सच एज विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन एंड राइट टू वोट टू वुमेन वर पॉसिबल ड्यू टू द वर्क ऑफ दीज रिफॉर्मिस्ट। सी, अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे, जो ये नेम्स देख रहे हैं हम, ये रिफॉर्मिस्ट थे, ओके, सुधार लाने वाले, सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने वाले थे ये। और इन्हीं के वजह से जब इन्होंने जो है सती प्रैक्टिस और चाइल्ड मैरिजेस जैसे जो प्रैक्टिस थे यानी जो प्रथा थी उसको ख़त्म करने के लिए जब इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया, तब जाके जो है विडो रीमैरिज, ओके। अब विडो रीमैरिज मीन्स पहले जो विडो हो जाती थी तो उनका वापस से जो है उनका मैरिज नहीं हो पाता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारे कंट्री का जो है ट्रेडिशन था, परंपरा थी कि एक बार अगर विडो हो गए तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकते। लेकिन इनके रिफॉर्म्स की वजह से, जो ये रिफॉर्मिस्ट थे,
इनके सुधार की वजह से सोसाइटी में धीरे धीरे चेंजेस आए, ठीक है। तो बाद में ये अलाउ हुआ कि विडो रीमैरिज, यानी जो विडो होती है वो दोबारा शादी कर सकती है, ठीक है। सेकेंड उनको कौन सा राइट मिला वुमेन को, वुमेन एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन का राइट। थर्ड राइट, राइट टू वोट। ये सब पॉसिबल किसके वजह से हो पाया, ड्यू टू दीज रिफॉर्मिस्ट, ओके। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन गेव इक्वल राइट्स टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स। और इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन को भी सब फील्ड में यानी ऑल फील्ड्स में इक्वल राइट्स दिए हैं, ठीक है। जैसे जितना मेन का अधिकार है उतना ही वुमेन का भी अधिकार है ऑल फील्ड्स में। इन स्पाइट ऑफ दिस वुमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन सेवरल फील्ड्स। भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन को ऑल फील्ड्स में जो है इक्वल राइट्स दिया है, लेकिन इसके बावजूद वुमेन को सेवरल फील्ड्स में जो है इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, ओके। मीन्स जितना मेन को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे वुमेन को ट्रीट नहीं किया जाता। भले ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन को भी इक्वल राइट्स दिया है, उसके बावजूद ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट फ्रीडम ऑफ वुमेन। और इस पीरियड में जैसे कि सेवरल फील्ड्स में अगर वुमेन को मीन्स इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे वुमेन का मूवमेंट जो हुआ था उसका मेन एम क्या था, फ्रीडम ऑफ वुमेन, ओके, फ्रीडम ऑफ वुमेन। द मूवमेंट डिमांडेड दैट द वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स। मीन्स वो टाइम पे जो वुमेन ने मूवमेंट किया था तो उनका मेन डिमांड क्या था कि वुमेन को जो है कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, एज अ ह्यूमन बींग्स, ओके। वो भी इंसान है, आप जिस तरह से मेन को ट्रीट कर रहे हो तो वैसे ही वुमेन को भी करो, ठीक है। इन द लैटर पीरियड women participated to a great extent in the movements against corruption, caste discrimination and religious extremism, which made them aware of injustice against their own selves. See, latter period यानी बाद में वुमेन ने भी धीरे धीरे जो है हर एक टाइप का जो मूवमेंट होता था, मीन्स हर एक इश्यू से रिलेटेड जो मूवमेंट होते थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, वो भी ग्रेट एक्सटेंट में। यानी वुमेन के जो नंबर्स होते थे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए वो ग्रेट एक्सटेंट में होते थे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, मूवमेंट्स अगेंस्ट करप्शन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जो जातिवाद होता है। नेक्स्ट है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या कि अपने ही रिलीजियस से जो है अपने ही धर्म से हद से ज़्यादा जो है प्यार करो, ठीक है, और दूसरे के रिलीजन को, दूसरे के धर्म को इंफीरियर समझो, अपने रिलीजन को जो है सुपीरियर समझो और दूसरे के रिलीजन को इंफीरियर समझो, उसको क्या कहा जाएगा, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म क्या मतलब क्या होगा, एक्सट्रीम मीन्स हद से ज़्यादा मतलब किसी चीज़ से लगाव या फिर पॉसेसिव हो जाना, ठीक है। विच मेड देम अवेयर ऑफ इनजस्टिस अगेंस्ट देयर ओन सेल्फ। और बाद में इसी मूवमेंट में मीन्स वेरियस इश्यू से रिलेटेड जो मूवमेंट्स हुए उसमें वुमेन ने ग्रेट एक्सटेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, तब जाके वो उनके साथ जो अन्याय होता था, जो उनके साथ इनजस्टिस होता था उसके अगेंस्ट जो है वो अवेयर होने लगी, ठीक है, अपने आप को वो समझने लगी। वुमेन स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। और मीन्स इनजस्टिस के खिलाफ वुमेन ने धीरे धीरे जो है ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट किया, ओके। ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से, मीन्स सोसाइटी के हर एक सेक्शन की जो वुमेन थी, ठीक है, वो सब ने जो है पार्टिसिपेट किया और सब ऑर्गेनाइज होने लगी धीरे धीरे। एंड इन इंडिया वुमेन्स मूवमेंट इज नॉट होमोजीनियस इन नेचर। इंडिया में जितने भी वुमेन मूवमेंट हुए हैं वो नेचर में होमोजीनियस नहीं है, यानी सेम नहीं है, ठीक है। हाउएवर वुमेन्स मूवमेंट्स at various levels are taking up the issues like women's health, social security, financial independence and empowerment. See, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे कंट्री में जो वुमेन्स मूवमेंट होते या फिर होते थे तो वो होमोजीनियस नहीं है नेचर में, जैसे कि लेकिन क्या बोला है, वुमेन्स मूवमेंट at various levels are taking up the issues
जैसे कि किससे रिलेटेड, वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड अगर मूवमेंट करना है, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एम्पावरमेंट, यानी वुमेन को भी पावर मिलना चाहिए, ठीक है। टुडे वुमेन्स मूवमेंट फेस द challenge of equal education for women and giving women a status and prestige as human beings. See, आज जो वुमेन मूवमेंट करती हैं, आज जो वुमेन मूवमेंट करती हैं, तो वो कौन से चैलेंज को फेस कर रही है? इक्वल एजुकेशन फॉर वुमेन, मीन्स वुमेन के लिए जो है इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए इसके लिए, और गिविंग वुमेन अ स्टेटस, मीन्स वुमेन को भी एक स्टेटस मिलना चाहिए ताकि वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके, ओके, मेन की तरह। और नेक्स्ट क्या बोला है? प्रेस्टीज एज ह्यूमन बींग्स। प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है? इमेज, मीन्स वो भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग ही है, तो उनको भी उसका प्रेस्टीज, इमेज उनका होना चाहिए कि वो भी इंसान है और मेन की तरह ही उनको इक्वली ट्रीट करो, ओके। नेक्स्ट, एनवायरमेंट मूवमेंट्स। We are aware that environmental degradation is a serious problem at national and international level. See, हमें पता है, हम अवेयर हैं इससे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी एनवायरमेंट जो है दिन पर दिन डे बाय डे जो क्या होते जा रहा है? डिग्रेड होता जा रहा है। और ये जो है ये प्रॉब्लम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। एट द इंटरनेशनल लेवल several movements are working to stop the deterioration of the environment. deterioration क्या मतलब क्या होता है? worst condition। तो इंटरनेशनल लेवल पे सेवरल मूवमेंट्स हो रहे हैं, सेवरल मूवमेंट्स वर्क कर रहे हैं ताकि जो ये एनवायरनमेंट जो है, ये वर्स्ट एनवायरनमेंट का वर्स्ट कंडीशन होते जा रहा है डे बाय डे, ये रुक सके, ओके। इसको स्टॉप करने के लिए डिटेरियोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ओके, तो एनवायरनमेंट का वर्स्ट कंडीशन होते जा रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो है सेवरल मूवमेंट्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वी सी अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस फील्ड, ओके। नेक्स्ट, इन इंडिया मेनी मूवमेंट्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे कंट्री में बहुत सारे मूवमेंट्स जो है किस पे वर्क कर रहे हैं? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एस्पेक्ट्स मतलब यहाँ पे क्या होगा? इश्यूज। एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो उसमें मूवमेंट्स वर्क कर रहे हैं। द एनवायरनमेंट मूवमेंट्स आर टेकिंग अप इश्यूज। अब हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट मूवमेंट जो हो रहा है मीन्स एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो जो मूवमेंट्स हो रहे हैं तो वो उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या रिलेटेड है इश्यूज, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर, जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स, ये सोर्सेस ऑफ वाटर है, तो फिर उसको मतलब प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है, पानी का बचत करना, ओके, और रेनफॉल, ये सब। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट मीन्स जो फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रोटेक्ट करना। ग्रीन बेल्ट, ओके, तो ग्रीन बेल्ट क्या होता है? ग्रीन बेल्ट डिस्क्राइब्स अनडेवलप्ड और वाइल्ड और एग्रीकल्चरल लैंड, ओके। ग्रीन बेल्ट को हम क्या बोल सकते हैं? अनडेवलप्ड, वाइल्ड और एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि किससे सराउंड होता है? अर्बन एरिया से, ओके। बाय प्रिजर्विंग ग्रीन बेल्ट्स वी कैन प्रिवेंट इनएफिशिएंट स्प्रॉल डेवलपमेंट फ्रॉम पेविंग ओवर वैल्यूएबल नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स। या फिर शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट एक पॉलिसी है, ओके, ग्रीन बेल्ट एक पॉलिसी है। उसका फंडामेंटल एम क्या होता है? प्रिवेंट अर्बन स्प्रॉल बाय कीपिंग लैंड परमानेंटली ओपन। मीन्स अगर अर्बन एरिया, पूरा अर्बन एरिया पे जैसे जंगल है, कोई फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन उसको उसके ट्री को कट करके जितने भी मतलब पेड़ पौधे हैं सबको कट करके साफ किया जाए और वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो जाए, ओके, मीन्स शहर बस जाए, तो क्या होगा? धीरे धीरे तो पूरा मीन्स जो है और भी ज़्यादा एनवायरनमेंट का कंडीशन जो है वो वर्स्ट होते चला जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन बेल्ट को भी प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट है pollution of rivers, okay, use of chemicals and their ill effects etc. ये सब environment से related issues हैं, जैसे कि protection of biodiversity, protecting different sources of water, protection of forest, green belt, okay, pollution of rivers यानी नदियों में जो pollution होता है chemicals की वजह से, okay, कचरा फेंकते हैं उसमें,
ठीक है, यूज ऑफ केमिकल्स एंड देयर इल इफेक्ट्स, ओके, अगर केमिकल ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो उसका इल इफेक्ट्स भी हो सकता है, ओके, इल इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, गंदा असर, ठीक है, ये सारे इश्यूज है जिसके वजह से एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो इसको हमें प्रिवेंट करने की जरूरत है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ओके। नेक्स्ट, कंज्यूमर मूवमेंट. Consumer movement emerged in India after the Consumer Protection Act came into existence in 1986. कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत हमारे कंट्री में कब से हुई, जब हमारे कंट्री में क्या एग्जिस्ट हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ये कौन से ईयर में ये एक्ट एग्जिस्ट हुआ, 1986 में, ओके। एंड दिस मूवमेंट हैज़ अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, ये जो कंज्यूमर मूवमेंट है, इस मूवमेंट का जो है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, यानी गोल्स बहुत ही बड़े हैं, ठीक है। द मूवमेंट बिलीव्स दैट ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज अ कंज्यूमर. ये जो कंज्यूमर मूवमेंट है, ये क्या बिलीव्स करता है ये मूवमेंट, कि सोसाइटी के हर एक मेंबर क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं. एंड ड्यू टू द चेंजिंग नेचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, कंज्यूमर्स फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स. और अगर सोशल या फिर इकोनॉमिक सिस्टम के नेचर में अगर चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, तो कंज्यूमर्स को बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ओके। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया है, कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, अडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट. अभी कैसे कि जैसे दाल है, तुअर दाल जो है येलो कलर की होती है, लेकिन अगर उसमें कलर मिला दिया जाए, ठीक है, अगर तुअर दाल में जो है अगर कलर दिया जाए येलो कलर का, तो हमें क्या पता चलेगा, केमिकल मिला दिया जाए तो हमें क्या पता चलेगा, ठीक है। और जैसे कि कुछ अनाज वगैरह जो आते हैं, फूड ग्रेन्स, ठीक है, तो उसमें पत्थर ये सब मिला दिया जाता है, मिलावट किया जाता है. या फिर मिल्क है, मिल्क में जो है पानी मिक्स किया जाए, ठीक है, अगर हाफ लीटर अगर मिल्क है तो उसमें जो है 1 लीटर पानी मिला देते हैं, ये सब अडल्ट्रेशन है, मिलावट, ठीक है. नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ आइटम्स, यानी जो प्रोडक्ट है, जो नेसेसरी गुड्स है, उसकी रेट जो है उसका कॉस्ट बढ़ा दो, ओके. फ्रॉड्स इन वेट एंड मेजर्स, यानी जो सामान जब लेते हैं, प्रोडक्ट जब गुड्स खरीदते हैं, तो उसमें उसके वेट में, वजन में या फिर मेजर्स में जो है फ्रॉड कर दो, घपला कर दो, ठीक है. ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कंज्यूमर को फेस करने पड़ते हैं. एंड द कंज्यूमर मूवमेंट वर्क्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम सच टाइप ऑफ फ्रॉड्स. और कंज्यूमर मूवमेंट जो है किसके लिए काम करता है, कि ऐसे जो फ्रॉड्स होते हैं, ओके, जो कंज्यूमर को फेस करने पड़ते हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट वर्क करता है, ठीक है. द मूवमेंट्स इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पब्लिक लाइफ, ओके. मूवमेंट्स इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, यानी कंज्यूमर मूवमेंट में, कंज्यूमर मूवमेंट्स में बहुत सारे पीपल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है. द पोस्ट 1980 मूवमेंट्स आर कॉल्ड neo social movements as their nature is different from the earlier movements. See, 1980 में जो movements हुए, post 1980 में जो movements हुए, consumer movements हुए, तो उसका नाम जो है चेंज करके क्या रखा, नियो सोशल मूवमेंट्स. क्यों रखा गया, क्योंकि ये अर्लियर मूवमेंट्स, यानी पहले जो कंज्यूमर मूवमेंट हुआ करते थे, उसके कंपैरिजन में ये मूवमेंट्स का नेचर जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है. इसलिए 1980 यानी पोस्ट 1980 में जो मूवमेंट्स हुए, उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, न्यू सोशल मूवमेंट्स, ओके. दीज मूवमेंट्स आर इश्यू बेस्ड. ये जो मूवमेंट्स हुए ये इश्यू बेस्ड पे हुए, ओके. इट मीन्स दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज इश्यू बेस्ड मास मूवमेंट्स. इसका मतलब ये है कि ये जो पीपल हैं, जो ये वेरियस टाइप के जो मूवमेंट्स करते हैं, जैसे हमने वर्कर्स का मूवमेंट देखा, वुमेन मूवमेंट देखा, एनवायरनमेंट मूवमेंट देखा, ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट के बारे में पढ़ा, तो ये जो मूवमेंट्स है, तो ये सब ने मिलके जो है क्या कोशिश की, ऑर्गेनाइज इश्यू बेस्ड मास मूवमेंट. मास का मतलब क्या होगा, ग्रुप्स ऑफ पीपल, ओके. नेक्स्ट, hope you understood this part also. In the next chapter we will study challenges before democracy, okay. Thank you for watching this video.